अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले माय फाउंडेशन इस संगठन के सभी जिम्मेदारों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आज इस मुल्क के अंदर युवाओं को राजनीति में आने की बेइंतहा ज़रूरत है। समाज नीति यानी राजकारण हो, समाजकारण हो या अर्थकारण हो, इसमें युवाओं को अब वेल प्लान तरीके से आने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में युवाओं के सामने एक वर्कशॉप का आयोजन करके, एक चर्चा सत्र का आयोजन करके इन मौजू पर, इन सब्जेक्ट के ऊपर अगर एक बात शुरू की है तो मुझे लगता है आज देश की सबसे बड़ी ज़रूरत की तरफ माय फाउंडेशन ने कदम बढ़ाया है। इसलिए मैं माय फाउंडेशन के टीम को आप तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। इस मंच के ऊपर उपस्थित पूर्व मेयर विक्रांत जी, जो वक्ता यहाँ सर्वप्रथम अपनी बात रखकर गए हैं, अजीत पाटिल जी, इस कार्यक्रम के अंदर इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम नौजवान साथियों, मुझे राजनीति और युवा इस विषय के ऊपर समापन करने का, इख्तिताम करने का जिम्मा सौंपा गया है। सबसे पहला सवाल तो मेरे जहन में वही है कि हम राजनीति को, सियासत को किस नज़र से देखते हैं। अगर सियासत की तरफ देखने का हमारा नज़रिया सही है तो इसके नतीजे भी सही आएंगे, लेकिन अगर सियासत की तरफ देखने का हमारा नज़रिया ही गलत है तो इसके नतीजे सही नहीं आएंगे, वो भी गलत ही आएंगे। जैसे मेरे से पहले मुखर्ररी ने यहाँ पे कहा कि अगर किसी को पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिक्स में कौन कौन आना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत कम हाथ उठेंगे जो कहेंगे कि हाँ, हमको राजनीति में आना है। इस प्रोग्राम के इस सत्र की शुरुआत से पहले साथी अनवर भाई ने जब अपनी कुछ बातें कह रहे थे तो बातों की रवानगी में उन्होंने कह दिया कि इसका मतलब हम पॉलिटिक्स में आ रही है, इलेक्शन लड़ा रहा है, ऐसा नको सोचो। मैं कोई पॉलिटिक्स में और मेरे साथी पॉलिटिक्स में नहीं आने वाले, चुनाव नहीं लड़ने वाले। ये इनको साफ करना पड़ा, उनको ये वाजे करना पड़ा, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हम ये प्रोग्राम ले लिए, महापौर को, नगर सेवक को बुला लिए, इसका मतलब हम राजनीति में आने का प्लान कर रहे, ऐसा नको सोचो, ऐसा इनको बोलना पड़ा। इसकी वजह क्या है? आप में से कौन राजनीति में आना चाहेंगे बोलने के बाद कम हाथ उठेंगे? ये आपको यकीन है? ये यकीन आपको क्यों है? तो इसका मतलब है कि राजनीति के ताल्लुक से हमारी नजर सही मंजर नहीं देख रही है। राजनीति की ओर जब हमारी नजर ही सही नहीं है तो राजनीति का नजरिया सही नहीं हो सकता। और अगर सियासत और राजनीति के लिए हमारा नजरिया सही नहीं है तो राजनीति के ताल्लुक से हमारा रवैया सही कैसे हो सकता है? लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि देश में अच्छी राजनीति होनी चाहिए, अच्छे चुनाव होने चाहिए, अच्छे लोग चुनाव लड़ने चाहिए और अच्छे चुनाव के नतीजे आने चाहिए। ये सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं अच्छा हूं तो मैं राजनीति में नहीं जाना चाहिए। ये सोच हमारे तरक्की के आगे सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी रुकावट है। इसका मतलब आप अच्छी राजनीति चाहते हो, राजनीति में अच्छे लोग चाहते हो और खुद को राजनीति में लाना नहीं चाहते हो, तो या तो आप अच्छे नहीं है या आपको अच्छी राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन यहां नजर कैसी है और नजरिया कैसा है? हम अच्छे हैं, आईने के सामने खड़ा हुआ बंदा अच्छा है, नेक है, अच्छे नीयत वाला है, अच्छे जज्बे वाला है, लेकिन फिर भी अच्छी राजनीति के लिए वो राजनीति में नहीं जाना चाहता है। वो इसलिए कि वो राजनीति को
गंदगी समझता है, गंदे लोगों की जमात समझता है, बदमाशों का अड्डा समझता है, चोर उचक भ्रष्ट लोगों की कमेटी समझता है। इसलिए वो राजनीति से परहेज करता है, राजनीति से दूरी बना के रखता है। अनवर साहब को यहां बोलना पड़ रहा है कि मैं राजनीति में नहीं जाने वाला हूं, मेरे बारे में ऐसा नको सोचो। इसका मतलब है कि उनको आपके गुमान पर शक है, उनको ये यकीन है कि यहां बैठे हुए लोग खुद का गुमान, खुद का समझ मेरे ताल्लुक से खराब करने वाले हैं, बदगुमानी करने वाले हैं, बदगुमानी फैलाने वाले हैं। इसलिए उस बदगुमानी को डर कर उन्होंने खुद साफ कर दिया कि मैं राजनीति में जाने वाला नहीं, मैं चुनाव लड़ाने वाला नहीं हूं। आप राजनीति से परहेज करते हो, इसकी पीछे की बड़ी वजह आम लोगों के बदगुमानियों का डर है, खौफ है। मिसाल के तौर पर आज आप विक्रांत भैया आए बोल के सेल्फी ले रहे, बोले अनवर भाई। आज आप अजीत पाटिल आए तो बोल रहे सेल्फी ले रहे। आज आप उनके बाजू खड़े रहे के फोटो उतारना अच्छा समझ रहे। इलेक्शन के दिन में ये विक्रांत भैया रास्ते से दिखे तो आप मिलना चाहेंगे क्या? अजीत पाटिल मिले तो उनको मिलना चाहेंगे क्या? आप बच के निकलते, आपको लगता है इनके साथ कोई मेरे को देख लिया तो दूसरे दिन बोलना चालू करता पाकिट लिए क्या बोल के, पाकिट लिए कि क्या है कि बोल के बोलना चालू करता। इसलिए पॉलिटिशियन लोगों को इलेक्शन में एक आम इंसान मिलना नहीं चाहता। अगर इलेक्शन में आप उम्मीदवारों को, कैंडिडेट को, पॉलिटिशियन को मिलने को टाल रहे हो तो इन पॉलिटिशियन के चुन के आने के बाद इन पर लगाम लगाने का वक्त आपको चुन के आने के पहले रहता कि बाद में रहता? चुन के आने के पहले रहता। जब इनके ऊपर लगाम लगाने का वक्त है, जब इनको अपना एजेंडा देने का वक्त है, जब इनको अपनी शर्तें रखने का वक्त है, तब आप इनसे दूरी बना लेते हो और चुन के आने के बाद दरवाजों के बाहर चप्पल जूतों का ठीक लगाकर वेटिंग रूम में बैठते हो कि 2 मिनट मिल गए तो एक निवेदन देने का है। तो ये जो बदगुमानी का डर हमारे जहन में है, सबसे पहले आपको उसको निकालना पड़ेगा। मैं जब समाजी जिंदगी में आया और शुरू में 2007 में ब्लड डोनेशन कैंप रखा। ब्लड डोनेशन कैंप रखने की वजह यह थी कि मुसलमानों में उस वक्त में खून देना गलत है ऐसा गुमान था। मुझे लगा कि ब्लड बैंक में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, क्योंकि ब्लड बैंक वालों को लगता है खून लेने के लिए तो मुसलमान आता है लेकिन खून देने को नहीं आता, इसलिए उनका रवैया गलत है। तो फिर खून देने वालों की तादाद बढ़नी चाहिए, इसलिए हमने ब्लड डोनेशन का कैंप रखा। और ब्लड डोनेशन कैंप में कुछ दोस्तों को लेके गए, वहां पे बोले सबसे पहले कौन देंगे? हमने बोले भाई हम देंगे, जब हम ऑर्गेनाइजर है तो पहले हम देंगे, ताकि साथ के लोगों को लगना नहीं खुद तो नहीं दिए, हमारा ले लिए। इसलिए जब खुद देने को बैठे तो लंबी की लंबी मोटी की मोटी सुई निकलती, और वो सुई को देख के 5 लोग भाग गए। वो सुई देखकर 4-5 लोग भाग गए। अब बाकी के 30-40 लोगों ने दे दिए। अगले दिन हमारे सुनने में आया कि जो लोग सुई को डर के भागे थे, अब उन लोगों को मालूम था भाग गए, अब मिले तो हम लोग उनकी खिंचाई करेंगे, इसलिए हम उनके बारे में हंसेंगे, डरपोक बोलेंगे। तो उन्होंने पहले हमारे बारे में बदगुमानी फैला दी। बोले कि अगर एक रिक्शे वाले को खून देने को लेके गए तो उन्होंने 500 रुपए लिए तक खून नहीं देता, फारूक भाई ने 40 बोतल खून जमा करे, अंदाजा लगाओ कितनी कमाई हो गई बोल के। बड़ी तकलीफ हुई। साला जेब के 12-15 हजार डाल के प्रोग्राम रखे, पर्चे छापे, गली गली में मीटिंग लिए, चाय पिलाए, लोगों को अवेयरनेस करे और खून 40 बोतल जमा करे और उतना अच्छा काम करे कि भाई कौम का, समाज का
जो चरित्र है ब्लड बैंकों में वो बदल जाए, संवर जाए, और ये तो अपने को खून बेचने वाला समझ ली। अगर ऐसी कौम है तो ये कौम के लिए क्यों काम करने का? खड्डे में गए, अपना काम भला, धंधा भला, नको बोल के हम घर को बैठ गए। एक उस्ताद थे हमारे, वो बहुत दिन से देख रहे कि हम आ रहे नहीं मीटिंगों में, हम काम कर रहे नहीं, तो उन्होंने एक दिन घर को बुला के पूछे क्या होगा, क्यों नहीं आ रहे? बोला सर जो कौम के लिए काम कर रहे हैं, अपने रोजगार डुबा के जेब के लगा के, वो लोग ऐसा ऐसा बोले जी। वो बोले ऐसा हुआ, अच्छा बैठो। उन्होंने चाय वाय पिलाए और चाय पिला के बोले कि ये जो दरवाजे में से आपको सड़क दिख रही है? बोला हाँ दिख रही। बोले यहाँ पहले खेती थी काली मिट्टी की, अब सड़क बन गई मगर बारिश में कीचड़ हो जाता, और ये सड़क से जो बच्चे आते बोले स्कूल को, तो वो लोग बोले वैन अंदर नहीं जाती, रोड पे रुक जाती, तो बच्चे जब स्कूल के लिए आते कीचड़ में से, उनके जूतों पे इतना इतना कीचड़ लग जाता बोले। और ये जो खंबा है ना बोले, वो बच्चे वो खंबे को लाके अपना जूता साफ करके वैन में बैठते। बोला जी सर। बोले दूसरा बोले वो साइकिल वाला आता, बोले दूध वाला साइकिल लेके आता, उसकी साइकिल आती तब साइकिल रही थी, जब वो गली में जाता बोले तो पलट के आया तो रनगाड़ा बन जाता, उसके साइकिल के टायर को इतना इतना कीचड़ लगे वाला रहता बोले। वो भी आता बोले खंबे के पास, और वो साइकिल का बोले कीचड़ वो टायर का इस खंबे को साफ करता बोले। दूसरा बोले हमारे पीछे बोले वो रेती के गधे चलते बोले, अब वो रेती के जो गधे वाले हैं बोले वो सुबह सुबह गधे लेके जाते, उनके पीठ पे रेती डाल के ला लेते और 12 बजे छोड़ देते। वो गधे को खुजाने का रहा तो खंबे को आके खुजाता बोले, उन आके गधा आता वो खंबे को खुजाता बोले। और बोले कुत्ता, कुत्ते का और खंबे का तो रिश्ता है, जहां खंबा दिखता कुत्ता क्या करता आपको मालूम है? घान करता। दिखा खंबा कि कुत्ते की टांग ऊपर। अब बोले देखो ऐसी हालत है। बोला जी सर सही है, लेकिन बोले जब शाम हो जाती, जब रात हो जाती, तो जिस खंबे को लोग जूता साफ करे, साइकिल का कीचड़ साफ करे, गधा पीठ खुजाया, कुत्ता पेशाब करा, वो खंबा इन लोगों को रोशनी देने का काम करता है। और अगर आपको राजनीति में आना है तो बिजली का खंबा बन के आओ, वरना मत आओ। लोग तुमसे कीचड़ ही पोछेंगे, पीठ ही खुजाएंगे, पेशाब भी करेंगे, लेकिन तुमको इनको शॉट नहीं मारने का, करंट नहीं मारने का है, उल्टा उनको रोशनी देना है। ये समाजी जिंदगी का उसूल है। बदगुमानियों से डरते हो तो समाजी जिंदगी में मत आओ। आपको कोई फरिश्ते ने आके वही नहीं लाके दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे को लीडर चुन लिया भाई आ जाओ बोल के। आपको समाज ने इनविटेशन कार्ड लाके नहीं दिया कि भाई आप बहुत होनहार हैं और आपको हमने खाया चुन लिया, आओ आपकी जरूरत है बोल के समाज तुम्हारे घर को नहीं आया। तुम अपने घर के दहलीज को लांघ कर आए थे, मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है। जिस इरादे से आए हो उस इरादे पे डटे रहो। कौन अच्छा बोलता है उससे आसमान में मत जाओ, और कोई गीबत या बुराई करता है तो जमीन में धंसने की जरूरत नहीं है। अपनी नीयत, अपना जज्बा, अपना मकसद अगर नेक है तो आपको किसी बदगुमानी को डरने की जरूरत नहीं है। इस मिजाज से सियासत में आना पड़ेगा। और अगर एक बार आपको ये बदगुमानियों का डर दूर हो जाएगा तो आप राजनीति में आओगे तो कदम बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। दूसरी एक चीज है, मेरे जो साथी अभी सैयद भाई हमारे पॉलिटिकल लीडर है, अभी कहाँ है नहीं मालूम, मगर एक बार हमारे साथ में थे। तो अब राजनीति में जो खासतौर से मुस्लिम लीडर है उनके ताल्लुक से, बाकी भी वैसा है कम ज्यादा, लेकिन अब मुस्लिम युवा सम्मेलन है ना, तो जरा अपन मुस्लिम पे फोकस होके बोलेंगे। जो राजनीति में है ना, उनको क्या लगता मालूम, हम समाज के लीडर है समझ के घूमते। फारूक अहमद को मुस्लिम लीडर बोलते। फारूक अहमद
जब मुसलमानों के बीच में है तब वो मुसलमानों का लीडर नहीं है, तब वो वंचित बहुजन आघाड़ी का लीडर है, मुस्लिम लीडर नहीं है। विक्रांत भाई जब वो समाज के बीच में है, मंत्रालय में गए होंगे, हाई कोर्ट को गए होंगे, तो जब आप उसके लॉन में घूमते रहते ना, तो दरवाजे, हर रूम का एक एक दरवाजा रहता और दरवाजे के ऊपर एक नेम प्लेट लगी रहती थी, नेम प्लेट। जब वो आप ऑफिसर के कैबिन के सामने से जाते, वहां पे ऐसा लिखे वाला रहता, अभिजीत काड़े, अमका माने, देशमुख, पाटिल, कामड़े, ऐसे पाटियां लगे हुए रहते हर दरवाजे पे। कोर्ट में जजेस के नाम लिखे वाले रहते। अब जब जाते 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 आपको एक आधा वहां पे शेख सलाम नाम दिख गया, अब्दुल्ला नाम दिख गया, करीम खान नाम दिख गया, सलीम खान नाम दिख गया, तो आपके दिल को सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? जब आप 10-12 अलग अलग नाम देखते और 12वें-13वें नंबर पे एक आधी खिड़की में आपको एक आधा मुस्लिम नाम दिख जाता, उर्दू नाम दिख जाता, तो रेगिस्तान में, तपते रेगिस्तान में, ठंडी छांव में ऐसा लगता है कि नहीं लगता? क्यों लगता है? जो जज को क्या रिश्वत देनी की है क्या? वो जज तुमको कुछ मदद करने वाला है क्या? वो अधिकारी तुमको क्या चाय पिलाने वाला है क्या? कुछ भी नहीं करने वाला है। लेकिन फिर भी ठंडक पड़ती, क्योंकि कहीं तो भी बेगाने शहर में कोई अपना सा दिखता है तो दिल को सुकून मिलता है कि हमारी नुमाइंदगी है यहाँ पे। कोई तो है जो मेरी कौम का इस सिस्टम का हिस्सा है, इस यंत्रणा का हिस्सा है, जो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है, मेरे इस कौम का, मेरे समाज की नुमाइंदगी कर रहा है। ये देख के आंखों को, जहन को ठंडक मिलती है। आप महाराष्ट्र के कई महिला पत्रकारों के नाम सुन सकते हो। हिना खान का नाम सुनते, मराठी पत्रकार हिना खान, ठंडक मिलती कि नहीं? चलो अपनी कौम की बच्ची है भाई, वहां वो नुमाइंदगी है हमारी। आप ऐसे नेम प्लेट देखना चाहते हो, हर दफ्तर में देखना चाहते हो, हर कचहरी में, हर मंत्रालय में, हर सचिवालय में देखना चाहते हो, लेकिन उसके काबिल अपने आप को बनाना नहीं चाह रहे, अपने आप को उस प्रक्रिया में लाना नहीं चाह रहे। भट्टी में तपना पड़ता, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कोई यूपीएससी एमपीएससी करके अधिकारी बनता है। लेकिन एसपी से लेके कांस्टेबल तक, एक पीएसआई, पीआई, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी भी अगर तुमको अपने समाज का दिख जाता है तो एक इत्मीनान मिलता है कि यहां मेरे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि यहां मेरा प्रतिनिधि बैठा हुआ है। ये ठंडक हमको मिलती है। लेकिन उसके लिए हमको अपने आप को पेश भी करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको लगता है घर आकर कोई इंसाफ करेगा, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है। आपको खुद को वजूद बनाना पड़ता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं बाप की बदौलत घर में हूं, बाप की बदौलत राजनीति पे हूं। इनकी इस ईमानदार बात के लिए मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है, इनके बाप की वजह से इन्होंने, इनके बाप की वजह से अजीत पाटिल है, लेकिन उनके बाप भी तो पहले कोई थे होंगे, सामान्य लोग। वो भी तो एक आम घर से ही आए थे पहली बार राजनीति में। तो वो पहली पैरी हम क्यों नहीं बन सकते, ताकि हमारे पोते तो भी बोलेंगे मेरा दादा, मेरा बाप राजनीति में था। शुरू तो करना पड़ेगा कि नहीं, कहीं तो भी कदम तो बढ़ाना पड़ेगा कहीं से तो भी। अपने साथ ऐसा नहीं होता, ये अलग बात है। मैं जिस नांदेड़ से आता हूं, वहां 1952 में जो नगर सेवक था, 1952 में मैं जिस नांदेड़ से आता हूं, वहां 1952 में जो नगर सेवक था वो 2 बार मुख्यमंत्री बना, उसका बेटा 2 बार मुख्यमंत्री बना। लेकिन जिस नांदेड़ से मैं आता हूं, 1952 में वहां जो आमदार था वो मुसलमान था। ना तो आप वो राजनीति में, ना उसका बेटा राजनीति में, ना उसका पोता राजनीति में। वो मुसलमान का आमदार की औलाद राजनीति में नहीं है, लेकिन वो नगर सेवक की औलाद आज राजनीति में है। महाराष्ट्र में वो घर में 4 बार मुख्यमंत्री पद मिल गया। तो ये अपने साथ भी वैसा होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी संघर्ष तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। अगर किसी को 4 टिकास मारने से खड्डा हो रहा, हमको 40 टिकास मारने से होता होगा, तो हमको 40 टिकास मारने की तैयारी करनी पड़ेगी।
वो उठाना पड़ेगा चैलेंज हमको। 40 तो 40, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये जिद से काम करना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी नफरत के दौर में भी अगर आपकी बच्ची ओलंपिक के जैसे इसमें गोल्ड मेडल ला सकती है, आपकी बच्ची, आपका बच्चा यूपीएससी क्रैक कर सकता है, एमपीएससी क्रैक कर सकता है, तो इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में भी चुन के आ सकता है, लेकिन जद्दोजहद से काम करना पड़ेगा। साजगर हालात में बड़े फैसले नहीं होते, लेकिन संघर्ष के दौर में ही बड़े बड़े शख्सियतें उभरती है। ये हालात उस ओर इशारा कर रहे हैं। ये वो दौर है जहां आपको रेल में गोली मारी जाती है और संसद में गाली दी जाती है। ये इस बात की दलील है कि निकलो बाहर, आज तुम्हारी जरूरत है, आज तुम्हारे कौम और मुल्क को तुम्हारे खिदमत की जरूरत है, तुम्हारे कुर्बानियों की जरूरत है, तुम्हारी मेहनत की जरूरत है और तुम्हारी खिदमत की जरूरत है। क्योंकि अब समय अपने समाज नहीं, अपने देश और अपने देश के लोकतंत्र को बचाने का है। और ऐसा जब मुश्किल टाइम आता तब बड़े बुजुर्ग नहीं, युवा क्रांति लाते हैं, और आप युवा हो। आपका अप्रोच लचीला होता है, आप किसी के साथ दोस्त बन सकते हो। और आज डायलॉग बंद है, आज यहाँ किस पार्टी के मायने नहीं रखता, लेकिन अलग अलग विचारधारा के लोगों को बुलाकर उनसे संवाद की जो शुरुआत तुमने की है, यह संवाद समन्वय का एक मार्ग है। और आज आपने मार्ग ओपन किया है। आज आपने एक भाजपा के विचार, कांग्रेस के विचार के युवा को बुलाया। मैं उम्मीद करता हूं इन्होंने कल इनके विचारधारा और इनके समाज के मीटिंग में अनवर और जुनैद को बुलाना चाहिए और उनको भी बात करने लगाना चाहिए। माय फाउंडेशन ने पहल कर दी है, हमने आपको बुलाया, आपका विचार लिया। अब आप भी हमारा विचार सुनिए, हम भी विचार रखते हैं और हमारे भी विचारों को मंच मिलना चाहिए। ये क्लेम आज माय फाउंडेशन ने खड़ा कर दिया है और इसके साथ इस शहर के सियासत को इंसाफ करना पड़ेगा। ये यहाँ के मौजूद युवाओं की मौजूदगी इस बात का एहसास उनको कराएगी कि नहीं, मैं कर्जदार हूँ, मैं वहाँ जाकर कुछ बोल कर आया, उनके लिए अब कुछ करना मेरी जिम्मेदारी है। ये भी उनके ऊपर एक हमने लायक कर दिया है और ये चीज जरूरी है। बहुत सारी चीजें, अभी एक दो पॉइंट्स हैं। हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, हमको शामिल करना चाहिए, हमारे संस्कृति की, हमारे अकीदे की रक्षा होनी चाहिए, हमको अच्छी मियारी तालीम मिलनी चाहिए। अब ये दो चीजों में फर्क समझ लो, राजनीति में और समाज नीति में फर्क है। हमारे नांदेड़ में 24 घंटे में 24 पेशेंट मरे, हंगामा हो गया, तुम भी सुने होंगे। कान पे आप पड़े कि नहीं पड़े, देखे कि नहीं देखे, मालूम ना। परसों नांदेड़ में 1 अक्टूबर को 24 घंटे में 24 पेशेंट मर गए। कौन नहीं सुना? सबने सुने ना। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक आमदार ने उस दवाखाने को 1,25,000 के सलाइन इंट्राकैट के जैसा सामान डब्बे में भर के गिफ्ट दिया सरकारी दवाखाने को। बड़ी बड़ी न्यूज भी बनी, फोटो में, पेपर में फोटो भी छपी। मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया। हालांकि 9 आमदार है, 9 में के एक आमदार ने तो भी 1.25 लाख की दवा लिया के दिया, मगर मेरे को अच्छा नहीं लगा। ऐसे एक युवक संगठन ने 5 लाख रुपए की दवाएं ले जाके दिए, वही दवा खाने को कि ये लो दवा 5 लाख की दवा दिए, उसकी भी फोटो आई। मैं वो भी खबर देखा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को गुस्सा आया। मुझे गुस्सा इसलिए आया कि जिस बस्ती के अंदर लोग प्यास से मर रहे हैं, उस बस्ती को नल के टुट्टी में पानी पिलाना आमदार, खासदार, मंत्री का फर्ज है। पान पोई लगा के रंजन में पानी पिलाना तुम्हारा फर्ज नहीं है। वहां पानी पिलाने के, पान पोई लगाने के लिए लायंस क्लब है और टुट्टी
छुट्टी में पानी उसके नल के घर के आना चाहिए। इसके लिए पॉलिटिशियन है, और ये पॉलिटिशियन लायंस क्लब का काम कर रहे हैं। बचपन में सिखाए थे हमको पानी कहां से आता, बादल से आता, समंदर से आता, नदियों से, नालों से आता। ये लातूर या रेलों से आता, या रेलों से आता, ट्रेन से आया था पानी। मगर मैं पूछा महापौर साहब को, मैंने यहाँ पानी का क्या है मसला? बोले हमारे पास डैम है, मोरो डैम भरताच नहीं, वो डैम भरताच नहीं, क्योंकि हमारे पास में ऐसी नदियां नहीं है। मेरे नांदेड़ में 2 नदियां हैं, इधर भी नदी है, उधर भी नदी है, वहां पे भी डैम भरता, फिर भी 8 दिन में एक बार पानी आता। यहाँ पानी नहीं है तो भी प्यासे है, वहां नदी है तो भी प्यासे है। मसला नदी है कि नहीं है उसका नहीं है, मसला डैम है कि नहीं है उसका नहीं है, मसला टैंकर लॉबी को चलाने का है। और वो यहाँ पे नदी नहीं है तो भी टैंकर है, वहां नदी है तब भी टैंकर है। मसला टैंकर लॉबी और टैंकर माफिया है, और उसका हल आप जैसे नौजवान राजनीति में आके निकाल सकते हैं। प्रस्तापित राजनीति हल नहीं निकालने वाली। एक नदी भी आ गई लातूर में से तो भी तुम प्यासे रहोगे, क्योंकि सिस्टम इस तरीके से बने वाला है कि पानी आना और चले जाना। टैंकर वालों को भी तो जिंदा रखने का है, टैंकर का कमीशन भी तो आना चाहिए। जालना में भी टैंकर है, नांदेड़ में भी टैंकर है, लातूर में भी टैंकर है। तो इसका मतलब मसला नदी और बारिश नहीं है, मसला टैंकर है। और ये मसले को हल करने के लिए जो करप्शन और कमीशन के परंपरा की राजनीति है वो हल नहीं निकालेगी। बिना परसेंटेज वाली ये युवा लॉबी, ये यूथ अगर राजनीति में आएंगे तो ये टैंकर माफिया से 2 हाथ करेंगे, और पानी नदी के जरिए, नालों के और डैम के जरिए हर घर को पहुंचाने का दम रखेंगे। कुछ बड़ा करना है तो कुछ युवा आना चाहिए, नौजवान आएंगे तो तब्दीली आएगी। दिल्ली की मिसाल दी है, मुझे एक पार्टी की बात नहीं करनी है, लेकिन इन्होंने बताया अभी विक्रांत भाई ने कि उर्दू में हमारे बच्चों को मत पढ़ाओ। विक्रांत भाई, मेरी बच्ची 2 बच्चियां हैं, उर्दू से पढ़ के एक मेडिकल से डॉक्टर बनी, दूसरी यूपीएससी कर रही है। सवाल मीडियम नहीं है, सवाल मियारी तालीम का है, क्वालिटी का है। जिस सरकारी स्कूल में लोग नाम नहीं डाल रहे हैं, अगर महापौर साहब, हर महापौर ने ठान लिया तो नगर पालिका की स्कूल अंग्रेजी स्कूलों को ताला लगाने का दम रखती है। क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन कौन करेगा? जो है वो नहीं करेंगे, जो नहीं है, तुम नहीं हो इसलिए क्वालिटी नहीं है, तुम आओगे तो क्वालिटी आएगी। इसलिए युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। राजनीति, आखिरी लाइन बोलता हूं, अपने देश का आत्मा लोकतंत्र है, जमहूरियत है, और लोकतंत्र का आत्मा राजनीति है, और राजनीति का आत्मा युवा है। अगर युवा ही मुर्दा होगा तो आप अंदाजा लगाओ, ना राजनीति जिंदा होगी, ना लोकतंत्र जिंदा होगा, और ना हमारे देश की जमहूरियत टिकेगी, ना देश का निज़ाम टिकेगा। अगर आप चाहते हो कि इस देश के अंदर कुछ अच्छा होना चाहिए तो हर अच्छे आदमी को राजनीति का हिस्सा होना चाहिए। आखिर में माय फाउंडेशन को 2 पंक्तियां दुष्यंत कुमार की समर्पित करते हुए जगा लेता हूं कि हो गई है पीर पर बदसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही हो कहीं भी, मगर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, और हमारी कोशिश है ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।